वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं 52 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये आपको AMU RC क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया है। चलिए हम लोग फर्दर आगे मैं डिस्कशन में आगे बढ़ता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस में वे में होगी। स्टडी को एक चीज़ याद रखना कि हमेशा कि आप उसको रेगुलर रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेटर रहेगा आपके हेल्थ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने क्वेश्चन पूछा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो यू शुड रीड न्यूज़पेपर ऑन रेगुलर बेसिस। दैट विल डेफिनेटली गिव यू अ कॉन्फिडेंस और अ बूस्टिंग पावर। ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में तो आपको यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं। जैसे कि अगर आप द हिंदू में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एडिटोरियल होता है। उस पर्टिकुलर एडिटोरियल में वर्शिप एक्ट का जैसे 1991 का है, तो उस पर बहुत उसने डिटेल में बात किया होता है। सपोज करिए अगर आपने उसे पढ़ा है तो आपको 5% 10% बातें आपको याद भी रहेगी, फिर आप इस क्वेश्चन कर देंगे। इट बैन्स द कन्वर्जन ऑफ ए प्लेस ऑफ ए वर्शिप आफ्टर 15 अगस्त 1947। द आर्कियोलॉजिकल साइट कवर्ड बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एक्ट। जिसका आंसर है जो आपको बी है। जो 53 का आंसर सॉरी ये आपको सी है। ठीक है, पहली बात बिल्कुल सही है कि इट बैन्स द कन्वर्जन ऑफ द प्लेस ऑफ द वर्शिप आफ्टर 15 अगस्त 1947। ये बात हर किसी को पता होगा, ज़्यादा बच्चों को। द आर्कियोलॉजिकल साइट कवर्ड बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एक्ट। ये बात बिल्कुल सही है। इसके अंदर क्या है, C फॉर कैट और C फॉर कोलकाता। ठीक है, आप मुझे एक चीज़ बताएं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो ASI है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कब बना था, इसके फाउंडिंग मेंबर कौन थे, और ये कौन सी मिनिस्ट्री में ये काम करती है, मतलब वर्क करती है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कौन है, और इसका प्रेसिडेंट अभी इसका चेयरमैन कौन है, और इसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। इसने पूछा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के बारे में इसने पूछा है। These are the center that specifically provide the आयुर्वेद एंड होम्योपैथिक मेडिसिन ओनली बट जहाँ पर थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है, कुछ कंडीशन है वो सही भी होता है, लेकिन ज़्यादातर चांस में वो आपको गलत भी हो सकता है, तो आप थोड़ा सा फोकस रखें वहाँ पर। ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया BPPI इज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसने पूछा क्या पूछा, इसने करेक्ट पूछा है, तो 54 का जो आंसर आपको बी है, तो ये बात गलत है कि दीज आर द सेंटर दैट स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर द आयुर्वेद एंड होम्योपैथिक मेडिसिन ओनली, बात गलत है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना है वो आपको ब्यूरो ऑफ फार्मेसी ऑफ इंडिया इस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, जो 54 का आंसर क्या है वो ये आपको बी हो गया, B फॉर बेबी और B फॉर बॉम्बई। आगे बढ़ता हूँ। उसने पूछा कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू साइबर क्राइम्स वॉलंटियर्स प्रोग्राम्स। अच्छा, साइबर क्राइम्स वॉलंटियर प्रोग्राम अगर में क्या सही है। The program has launched under the Ministry of Electronics and Information Technology. The program is set to launch across the country in a phased manner. तो 55 का आंसर आपको सी है, सॉरी बी है आंसर आपको। ये आपको क्या है, बी फॉर बेबी और B फॉर बॉम्बई। ठीक है, तो आपको अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको इजीली आपको दी जाएगी। साइबर क्राइम वॉलंटियर्स प्रोग्राम वगैरह में अगर आपके माइंड से एक दफ़ा वो चीज़ अगर हो के भी जाएगा ना, तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको चला जाता है। ठीक है, द प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं करता है तो वो कौन सी मिनिस्ट्री करती है, साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम को। द प्रोग्राम इज सेट टू लॉन्च अक्रॉस द कंट्री इन द फेज मैनर। ये सब एक थोड़ा सा जनरल स्टेटमेंट है, सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री में आता है। 56 आंसर क्या है, तो इसका आंसर क्या था 55 का आंसर, ये आपको बी था। 56 का आंसर क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। द स्कीम वाज लॉन्च इन 2016 विद द टारगेट ऑफ 2022। द एम ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड ए पक्का हाउस विद बेसिक एम्यूनिटीज टू द ऑल होमलेस रूरल फैमिलीज ओनली। मोर देन 2/3 ऑफ द कंस्ट्रक्शन टारगेट हैज़ बिन कम्प्लीटेड अंडर दिस स्कीम। बोला इसमें से कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो 56 का आंसर आपको सी है। ठीक है, केवल इसमें सिर्फ केवल स्टेटमेंट 1 ही इसमें अभी सही है। ठीक है, द स्कीम हैज़ लॉन्च इन 2016 विद टारगेट 2022 तक। ठीक है, द एम टू ऑफ द स्कीम इज प्रोवाइड पक्का हाउस विद द बेसिक कम्युनिटीज टू द ऑल होमलेस रूरल फैमिलीज ओनली। क्या ये सिर्फ ये रूरल फैमिलीज़ के लिए है, आप जाकर पढ़ना है इसके बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। ठीक है, मोर देन 2/3 ऑफ द कंस्ट्रक्शन टारगेट हैज़ बिन कम्प्लीटेड, और कितना टारगेट कंप्लीटेड हो गया है वो भी आप जाकर देखना। इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ गवर्नमेंट के, वहाँ पर आपको बहुत ईजिली आपको चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। The ASEAN Edge Enhancing Development and Growth Through Energy Initiatives initiative is an initiative of which of the following countries। जो 57 का आंसर है ये आपको अगर क्या है, इसका आंसर सिंगापुर है, सॉरी
57 आंसर क्या आपको USA है। द एशियन एड्स इन्हांसिंग डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ थ्रू एनर्जी इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो एड्स इनिशिएटिव है ये आपको USA का है, 57 आंसर C है। ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। द बॉन्ड्स वर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 2018। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मैंडेटेड द पॉलिटिकल पार्टीज टू सबमिट टू द कोर्ट डिटेल्स ऑफ एनोनिमस कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कोर्ट इन द सील्ड और कवर्ड। 58 आंसर ये है भाई, आप समझ रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मैंडेटेड द पॉलिटिकल पार्टीज टू सबमिट टू द कोर्ट डिटेल ऑफ द एनोनिमस कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोर्ट इन ए सील्ड कवर। नहीं, ये सब ऐसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आप बताएं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है परसेंट थिंग में अभी। ठीक है, द बॉन्ड वर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2012 ये बात, 2018 ये बात सही है। 58 आंसर क्या है, ए है। आप बताएं कि अगर कोई कॉरपोरेट अगर CSR फंडिंग अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा देगा तो क्या उसको दोबारा से मतलब उसे अदर वे में क्या उसको फिर से उसको CSR फंडिंग उसको क्या कंसिडर किया जाएगा एज ए इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो इसका आंसर क्या था आपको 58 आंसर ए था, फर्स्ट एस्टिमेट रॉन्ग, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक मैनेजमेंट। दीपम के अंदर कौन कौन सा काम आता है। जो 50 आंसर क्या है इसका, ऑल ऑफ द अबव है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी है, माइनॉरिटी स्टेक सेल्स भी है, एसेट मोनेटाइजेशन भी है और कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग भी है। जब भी आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जब आप पढ़ें तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका वर्क क्या है। दीपम का डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के बारे में, तो ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करता है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको वर्डिंग को सिर्फ चेंज किया गया है। आप जैसे कि जो प्राइवेटाइजेशन होता है ना, उसी को इसने वर्ड ये नीति आयोग के द्वारा दिया गया था, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, माइनॉरिटी स्टेक सेल्स, एसेट मोनेटाइजेशन, कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन पूछूँ आपसे प्लीज़ आप इसका आंसर बताएं, तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा, आपको एग्जामिनेशन हॉल वगैरह में आप देखना इजीली। जो आंसर क्या, फिर आंसर क्या है, डी है। द टर्म टेक्नोग्राहीज रिसेंटली दैट सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। तो ये आपको हाउसिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, टेक्नोग्राहीज। ठीक है, टेक्नोग्राहीज ये आपको क्या है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है। और आपने पढ़ा है तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, 60 हो गया है। 61 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू GST कंपनसेशन सेस। बहुत कंट्रोवर्सी रहता है ये आपको UPSC मेंस भी क्वेश्चन पूछा था 2021 में। ठीक है, द प्रोविजन फॉर द GST कंपनसेशन सेस वाज प्रोवाइडेड अंडर द सेपरेट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ कंपनसेशन सेस कैन बी यूज टू दिस सेस ओनली। एक्सपोर्टर्स आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ कंपनसेशन सेस रिलेटिंग टू द गुड्स एक्सपोर्टर्स। इसके अंदर क्या 1 2 3 सारा सही है। तो GST कंपनसेशन टैक्स जो है क्या है, द प्रोविजन फॉर द GST कंपनसेशन टैक्स वाज प्रोवाइडेड अंडर ए सेपरेट स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ये बात बिल्कुल सही है। द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द कंपनसेशन सेस कैन बी यूज्ड टू दिस सेस ओनली। एक्सपोर्टर आर एलिजिबल फॉर द रिफंड ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द कंपनसेशन सेस रिलेटिंग टू द गुड्स एक्सपोर्टर, ये बात ही बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है फर्दर 62 में, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के बारे में पूछा। द एम टू कनेक्ट वेस्ट एशियन एंड साउथ एशियन कंट्रीज ओनली इन द ग्रिड ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। द आइडिया वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय द इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो जो 62 का आंसर क्या आपको डी है, नैदर 1 नॉट 2, मतलब कि ना तो ये करेक्ट है ना तो ये करेक्ट है। आप जाके पढ़ना इसके बारे में, वन सन वन ग्रिड, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के बारे में। ठीक है, ये प्रोविजन कौन लेकर के आया था बेसिकली। ठीक है, और इसका क्या काम है। ठीक है, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के बारे में। ठीक है, और इंडिया ने इसको कहाँ पर प्रपोजल किया था ये भी आप मुझे बताना थोड़ा सा। 60 का आंसर क्या है, मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको, थोड़ा बहुत जहाँ पे बेसिकली आ रहा हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कंसिडर। और ये जो आंसर है आपको ऑफिशियल आंसर की से है जामिया RCA के जो 2022 में पेपर हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्कीम स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया स्पिन एंड द फंड द करेक्ट असेसमेंट। तो स्पिन के बारे में इसने पूछा है। इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द KVIC टू ब्रिंग सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इन द पोल्ट्री सेक्टर इन इंडिया। द KVIC परफॉर्म टू द रोल ऑफ द फैसिलिटेटर थ्रू द डिजिग्नेटेड बैंक्स। It is essentially a subsidiary program of the central government. The porters will be given to the loan that can be repaid in easy installment. तो इतना easy क्वेश्चन नहीं रहेगा ये। स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, जनरली आप इसको अगर पढ़ें तो भी आप इसके बारे में सही कर सकते हैं।
तो इसका आंसर क्या है आपको सी है, ठीक है। इट इज़ एसेंशियली द सब्सिडी प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप जाकर के याद से स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया प्रोग्राम बारे में आप पढ़ना। इसके अलावा जो भी बेसिक है, जो कोर है, आप उसको ऐसा कमेंट सेक्शन में आप जरा सा मेंशन करना, ठीक है, क्या है बेसिकली ये, ठीक है। क्या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट टू द यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑन सी, द कंटिजेंसी जोन एक्सटेंडेड सी वार्ड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है। each coastal state has full sovereignty over its exclusive economic zone. It established the International Seabed Authority to regulate the exploitation of deep seabed minerals। जो 64 का आंसर है ये आपको जाकर सी है, सिर्फ तीसरा सही है, ठीक है। द कंटिजेंसी जोन एक्सटेंडेड सी वार्ड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये बात आपको बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सपोज करिए कि ये कंट्री है, मतलब ये सपोज करिए, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से कोई कंट्री स्टार्ट हुआ है। मान लीजिए कि ये इंडिया है, ठीक है, सॉरी कुछ उल्टा बन गया। मान लीजिए कि ये भारत का मैप है, ठीक है। तो ये जो इनिशियल स्टेज रहेगा, ये वाला स्टेज, ये वाला स्टेज, ये स्टेज, और यहाँ से ये वाला, ये सारा, ये जितना भी है, तो ये इसका इंटरनल वाटर है, जिसको हम बेस लाइन बोलते हैं। ये क्या है ये आपको यहाँ तक जो है ये आपको बेस लाइन है, ठीक है। क्या ये आपको बेस लाइन है। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक आपको जो रिसोर्सेज है, जो बेस लाइन में जो रिसोर्सेज है वो इंडिया का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इंडिया का लॉ यहाँ पर काम करेगा। और जो इनोसेंट पैसेज है, जैसे सपोज करिए कि पैसेज क्या होता है, सपोज करिए कोई जहाज़ आ रही है, शिप आ रही है, तो वो इस कोस्ट से यहाँ से नहीं जा सकती है, इनोसेंट पैसेज भी होगा। इनोसेंट पैसेज लगाता है उससे कंट्री को इम्पैक्ट ना पड़े लॉन्ग टर्म में। सपोज करिए उसमें कुछ ऐसा मटेरियल है जिसकी वजह से वहाँ का जो वाटर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो इनोसेंट पैसेज भी जो है वो आपको बेस लाइन वाले में जो वो आपको यूज़ नहीं होता है। ये आपको क्या है, ये आपको बेस लाइन है। सपोज कि ये इंडिया है और ये इंडिया का ये वाला जो है, ये जो रीजन है वो समझ लीजिए ये है, ये आपको बेस लाइन है। क्या है, ये आपको बेस लाइन है। यहाँ पर 3 चीज़ें इंडिया काम करेगी, लॉ भी इंडिया का रहेगा, सारा रिसोर्सेज भी इंडिया का रहेगा, और इनोसेंट पैसेज भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि जो बेस लाइन है ये टोटल जो है यहाँ पर इंटरनल, जैसे जो लैंड पर जो कोर पे काम कर रहा है वही लॉ यहाँ पर भी काम करेगा। इस चीज़ को आप समझ गए, पहली बात। अब दूसरी बात है कि आप यहाँ से जो इसका बेस लाइन है और यहाँ से जो यहाँ तक है, इसको हम बोलते हैं, ये क्या है बेसिकली, आपको ये यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 12 नॉटिकल माइल्स, ये आपको क्या है, ये आपको टेरिटोरियल सी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम चीज़ रहेगा कि रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर भी ये कंट्री यूज़ करेगी, लॉ भी यहाँ पर यूज़ करेगा, ठीक है। लेकिन जो इनोसेंट पैसेज है वो यहाँ पर कंट्री को अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो ये जो आ रहा है, ये जो बेस लाइन और जो आपको टेरिटोरियल सी है, जो 12 नॉटिकल माइल जो बेस लाइन के बाद है, ठीक है, ये आपको नेशनल एयर स्पेस में आता है। किसमें आता है, आपको नेशनल एयर स्पेस में आता है, ठीक है। आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे। अब क्या है, अब यहाँ से आ गया 12 नॉटिकल माइल्स के बाद, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर से जो 12 नॉटिकल माइल्स है आगे, ठीक है। तो ये आपको कॉन्टिजियस जोन है। ये क्या है, ये आपको कॉन्टिजियस जोन अब यहाँ से आ रहा है। कहाँ से, ये आपको आफ्टर बेस लाइन के बाद 12 नॉटिकल माइल्स, देन आफ्टर वहाँ से जो आगे जा रहा है आपको 12 नॉटिकल माइल्स, और ये आपको क्या है, अभी आपको कॉन्टिजियस जोन है, ठीक है। CONTIGUS कॉन्टिजियस जोन, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब यहीं से अब सेम यहाँ से ही अगर 200 अगर आप आगे चले जाएंगे 200 नॉटिकल माइल्स में, तो ये आपको क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है यहाँ से नॉटिकल माइल्स। तो ये आपको कहाँ से है, ये आपको इस पर्टिकुलर ये वाला जो है, जो इनिशियल में जो हमने 12 नॉटिकल माइल्स लिया, जो यहाँ से बेस लाइन के बाद से जो 12 नॉटिकल माइल्स है, देन उसके बाद 200 नॉटिकल माइल जो है आपको क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो ये आपको इंटरनेशनल स्पेस में आता है। जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो आता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, जो उसके बाद जो आएगा वो आपको क्या आएगा, ये आपको हाई सी है। क्या आपको, ये आपको हाई सी, ये आपको हाई सी है, ठीक है, ये आपको हाई सी में आ जाएगा अब ये, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं हाई सी को आप ग्लोबल कॉमन बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं समझा दिया हूँ आपको बेटर तरीके से, ठीक है। चलिए तो अब इसमें देख लेते हैं कि द कंट्री जोन एक्सटेंडेड सीवार्ड्स फ्रॉम 2 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। नहीं, देखा ना, ये बेस लाइन से नहीं है, वो मैं आपको अभी मैं आपको समझाया ना कि बेस लाइन से नहीं है,
ये आपको पहले जो कंटिन्यूस जोन है वो आपको टेरिटोरियल सी से जो मतलब जो पहले जो इनिशियल में जो बाहर नोट के मारा उसके बाद से होता है। और ईच स्टेट है द फुल सॉवरेनिटी ऑफ आवर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो जो 64 का जो आंसर वो आपको सी था। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोस्टल स्टेट का ही हो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। इट एस्टेब्लिश इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी टू रेगुलेट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द डीप सी वाटर सीबेड मिनरल, ये बात बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ता हूँ 63 में। 64 क्या है? विद रिफरेंस टू द फूड irradiations consider the following statement. It's completely eliminated harmful virus from the food. It can inhibit sprouting and delayed ripening of the fruits. तो 65 का आंसर आपको बी है। इट कम्प्लीटली एलिमिनेट हार्मफुल वायरसेस फ्रॉम द फूड। कोई ज़रूरी नहीं भाई, विद द फूड इराडिएशंस, वो कैसे कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देगा हार्मफुल वायरस फ्रॉम द फूड्स को? इट कैन इनहेबिट स्प्राउटिंग एंड द डिलेज राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, बात सही है। तो पैंसठ का आंसर क्या है आपको? बी फॉर बेबी और बी फॉर बॉम्बई। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। 66 का आंसर क्या होगा? विद रिफरेंस टू द विंड एनर्जी इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 66 का आंसर क्या बताना चाह रहा है आपको ये? विंड इज एन इंटरनेशनल इंटरमीडिएट एंड साइट स्पेसिफिक resources of energy. Tamil Nadu has the highest wind energy potential in the country. Offshore wind power plant can be built only till the limit of the 12 nautical miles from the sea source. तो आपको 66 का जो आंसर है आपको ए है, केवल 1 करेक्ट है, ठीक है। तो विंड इज एन इंटरमीडिएट एंड साइट स्पेसिफिक रिसोर्स ऑफ एनर्जी, बात बिल्कुल सही है। तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट विंड एनर्जी पोटेंशियल इन द कंट्री। अगर तमिलनाडु नहीं तो वो कौन सा स्टेट, आप जाकर इसको सर्च करेंगे, पहले नंबर पे कौन है सबसे ज़्यादा, सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है कि ऑफशोर विंड्स पावर प्लांट कैन बी बिल्ट ओनली टिल द लिमिट ऑफ द 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द सी सोर्स, ठीक है, तो ये बात भी गलत है। तो जो 66 का आंसर क्या है आपको? ए है। विद रेफरेंस टू इनिशिएटिव टेकन बाय द रिगार्डिंग द रेस्क्यू ऑफ द यूज्ड कुकिंग ऑयल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट पूछा है। तो रुको, रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल इनिशिएटिव एम टू कन्वर्ट द यूज्ड कुकिंग ऑयल टू द बायोडीजल। रुको, रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल इनिशिएटिव टारगेट टू लिमिट द टोटल पोलर कंपाउंड at 25% in the vegetable oil. Reheating and reuse of vegetable oil is commercial enterprises is banned under the food safety and standard licensing and registration of the food business regulation 2020. Used cooking oil can be converted into bio aviation turbine fuel which can be blended with the conventional ATS and used as aircraft fuel. तो 61 आंसर आपको सी है, ये बात गलत है कि रीहीटिंग एंड रीयूज वेजिटेबल ऑयल इज कमर्शियल इंटरप्राइजेस इज बैंड अंडर द फूड एंड। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस से पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे। मैं ऐसे बोलता हूँ आप न्यूज़पेपर आप लगातार पढ़ते रहिए, ये जो रुको है ये आप लगातार आता रहता है, ठीक है। इसका जो पर्पस है कि इनिशिएटिव एम टू कन्वर्ट द यूज्ड कुकिंग ऑयल इनटू द बायोडीजल, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। रुको जो है इनिशिएटिव टू लिमिट द टोटल पोलर कंपाउंड 25% वेजिटेबल, बात बिल्कुल सही है। यूज्ड कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द बायो एविएशन टर्बाइन फ्यूल विच कैन बी ब्लेडेड विद द कन्वेंशनल ATF एंड यूज इन द एयरक्राफ्ट फ्यूल, ये बात बिल्कुल सही है। इसका तो ये सी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ 68 में इसने क्या पूछा? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940s. The Central Drugs Standards Control Organization approved the new drugs in India. The new drugs can obtain approval India only after the clinical trial has been completed. The application for the conducting clinical trial for drugs manufactured in India need to be examined within 30 days with the statement is given correct. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे ना, जिस समय कोविड-19 वगैरह आया था उस समय इस पर बहुत ज़्यादा आर्टिकल आ रहे थे, ठीक है। तो 68 का आंसर आपको क्या है? सी है, 1 और 3 सही है, ठीक है, 1 और 3 सही है। द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव द न्यू ड्रग्स इन इंडिया, बात बिल्कुल सही है। द न्यू ड्रग्स कैन ऑब्टेन अप्रूवल इन द इंडियन ओनली आफ्टर द क्लिनिकल ट्रायल हैज़ बिन कंप्लीटेड, क्या ये बात सही है? नहीं, मतलब कुछ को मतलब इनिशियल फेज में भी जो इमरजेंसी के हिसाब से ये बहुत कुछ को दिया जाता है अप्रूवल, ठीक है, जैसे कि जो कोविड वाले में हुआ था। द एप्लीकेशन फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल ऑफ फॉर ड्रग्स मैन्युफैक्चर इज इंडिया नीड टू बी एग्जामिनेड विद इन 30 डेज, बात बिल्कुल सही है। तो जो 68 का आंसर क्या है? सी है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्लोबल एक्शन ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, इसमें कौन सा इसमें से करेक्ट है? द प्रोजेक्ट वर्क टू स्लो डाउन एंड अल्टीमेटली स्टॉप इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस गैस
It focuses comprehensively on the biochemical cycle of carbon dioxide and methane and nitrous oxide. The annual global carbon budget is published as part of the project. The project was launched at 2015 United Nations Climate Change Conference Paris to tackle the greenhouse gas emission. तो 69 का आंसर आपको डी है. The project was launched at 2015 United Nations Climate Change Conference Paris to tackle the greenhouse gas emission. तो आप इसमें जाकर पढ़ना कि ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट को आखिर कब लॉन्च हुआ था, इसको किसने लॉन्च किया था. ठीक है, अगर आप इसको बेसिक, अगर आप इसको कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना, तो एक चीज़ तो बिल्कुल सही है. द प्रोजेक्ट वर्क टू स्लो डाउन एंड अल्टीमेटली स्टॉप द इंक्रीजिंग ऑफ द ग्रीन हाउस गैस. बात बिल्कुल सही है. इट्स फोकस कम्प्रिहेंसिवली ऑन द बायोकेमिकल साइकिल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड द नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, तो जिसका आंसर रॉन्ग जो आंसर है वो आपको क्या है, डी है. द प्रोजेक्ट हैज़ लॉन्च इन 2015. कब लॉन्च हुआ था, तो क्या 2015 में लॉन्च हुआ था, फिर उसके बाद लॉन्च हुआ है. आप जाकर देखना कमेंट सेक्शन में, और उसको कौन सी बॉडी उसको रेगुलेट कर दी थी. ठीक है, क्या पूछा इसने, आर्कटिक काउंसिल क्वेश्चन पूछा है इसने. इट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विच ब्रिंग टुगेदर रिसर्च अक्रॉस द globe for promoting the research in Arctic zones. Both India and China are member of this council. The council implement Arctic monitoring and the assessment program. तो जो 70 का आंसर है ये आपको जाकर क्या है, बी है. सिर्फ केवल तीसरा करेक्ट है. द काउंसिल इंप्लीमेंट आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड द असेसमेंट प्रोग्राम. ये बात बिल्कुल सही है. बोथ इंडिया एंड चाइना मेंबर ऑफ दिस काउंसिल. आर्कटिक काउंसिल के बारे में आप मुझे बताएं कि आर्कटिक काउंसिल में कितने मेंबर हैं, और इंडिया क्या, इंडिया तो मतलब इंडिया कैसे मेंबर है, मतलब होते हैं कुछ एसोसिएट मेंबर होते हैं, कुछ मतलब एक ऐसे फॉर्मल मेंबर होते हैं. तो आखिर वो कितने मेंबर हैं, और आर्कटिक काउंसिल जो है कब बना था, इसमें कितने मेंबर हैं, और ये किस कन्वेंशन के थ्रू आया था. ठीक है, जो 70 का आंसर है आपको बी है. सिर्फ तीसरा करिए, द काउंसिल इंप्लीमेंट आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड द असेसमेंट प्रोग्राम. ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चन आपको एएमयू का, जो मैं 70 क्वेश्चन तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ. बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस पर्टिकुलर 30 क्वेश्चन को मैं अपना बना दूंगा. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है. अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आपसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर देना. बाकी आप मुझे बता सकते हो कि मैं और अपने वीडियो में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है. ओके, टेक केयर, बाय बाय.